गया ना। चलो चुप। देखो ये नियंत्रण और समन्वय बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। सब सब्जेक्टिव हो गए हैं, अपना देखना है किसको कितना आ रहा है। ठीक है राहुल। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें पहले ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, उसके बाद 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 2 पार्ट में बनेगा। सिंपल है, एक पार्ट में संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन बनता है। तो आज पहला पार्ट है, फिर कहीं और दूसरा पार्ट इसका बनेगा, कहीं बन सकता है। ठीक है, तो आज देखेंगे जितना हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन है न्यूरॉन से रिलेटेड। तो इससे कम से कम 10-20 क्वेश्चन केवल न्यूरॉन से संबंधित है। न्यूरॉन से क्वेश्चन, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो ऐसा है जो नॉलेज के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप पूछेगा, क्योंकि हम लोग वीकली न्यूरॉन के बारे में जाने हैं, इसलिए क्वेश्चन सब कराना जरूरी है। अब जैसे देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्ञाता भी है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। ये आपको पता दे होता था क्या होगा, ये होगा न्यूरॉन। ठीक है, तो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र का क्या है, न्यूरॉन। यानी पूरी तंत्रिका का निर्माण ही किससे होता है, न्यूरॉन से होता है। जैसे कि हमारा बॉडी का निर्माण कोशिका से होता है, तो वो संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक किसका है, शरीर का। यही तंत्रिका तंत्र का कौन हो जाता है, न्यूरॉन। एक चीज घबराना नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तो उसका नेफ्रॉन होगा। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन देना रहेगा तो समझना ही क्वेश्चन क्या पूछा है। तंत्रिका पूछेगा तो न्यूरॉन, उत्सर्जन पूछेगा तो नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक न्यूरॉन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। एक न्यूरॉन में हम लोग जान गए थे कौन कौन से भाग होते थे। पहला डेंड्राइट्स, जो इस तरह से होता है, पेड़ के जड़ जैसा निकला होता है। दूसरा ही गोल वाला भाग को हम बोलते हैं सेल बॉडी, कोशिकाएं या साइटोन, इसका 2-3 नाम होता है। ये वाला भाग जो जाता है इसको बोलते हैं एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष। तो ये 3 भाग मुख्य रूप से मिलकर बने होते हैं प्रत्येक न्यूरॉन में। लोगों ये 3 भाग होते ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि अन्य न्यूरॉन से आवेग प्राप्त करने का कार्य न्यूरॉन का कौन सा भाग करता है। अब हम लोग जाने थे कि न्यूरॉन जो होता है एक के बाद एक न्यूरॉन होता है, उसका नॉर्मल संरचना हो जाता है। इधर से क्या होता है, डेंड्राइट जैसा आगे संरचना निकला रहता है और यहाँ से एक जॉन निकला रहता है। ये 3 टर्मिनल में बढ़ जाता है और इसको सिनेप्टिक नोब बोला जाता है, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर नाम का क्या होता है, रसायन धारा। तो यहाँ से आवेग लेने का काम कौन करता है, ध्रुविका यानी कि डेंड्राइट्स, हिंदी में ध्रुविका बोला जाता है। और ये किसको देता है, सेल बॉडी को। सेल बॉडी उसी को विद्युत आवेग में बदल के आगे की ओर संकेत को संसाधित करता है तंत्रिकाक्ष में। और यहाँ से यही विद्युत आवेग में तेजी आता है तंत्रिकाक्ष में, और तेजी से कहाँ पहुँचता है, सिनेप्टिक नोड में, जहाँ कि फिर से वो एक रसायन के रूप में बदल जाता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। और वही रसायन बाहर इसको निकाल के छोड़ देता है, यहाँ से निकल के बाहर जमा हो जाता है। अब यहाँ से जो दूसरा हमारा न्यूरॉन चालू होगा, इसका कौन सा होता है, ये भाग ध्रुविका। और इस रसायन को फिर से कौन संकेत के रूप में ग्रहण कर लेगा, ध्रुविका करता है। तो यानी कि हमेशा ध्यान रखना, इस खाली जगह को बोले थे कि सिनैप्स बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 न्यूरॉनों के बीच जो खाली जगह होता है सिनैप्स, और जो रसायन को फिर से ग्रहण करता है उसका नाम होता है ध्रुविका। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है न्यूरॉन में आवेग को संसाधित करने का कार्य। अब वही अभी तुरंत बोले कि जैसे ही ये संकेत लेकर ये किसको देगा, सेल बॉडी को देगा, तो आगे की ओर संसाधित करने का काम, इसका काम होगा सीधा है सेल बॉडी का। सेल बॉडी से ही आगे की ओर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, साइटोन यहाँ लिखा है, साइटोन सोमा इसका नाम होता है, चाहे कोशिकाएं लिखा है, हिंदी में बोला जाता है। तो याद रखेंगे इसको, कोशिका नहीं कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से अगला हम क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ है 5 से 8 के क्वेश्चन। अपर आवेग को कोशिका से यानी कोशिकाएं से अब दूसरे न्यूरॉन यानी मांसपेशियों तक कौन पहुँचाता है। तो सिंपल है, कोशिकाएं से दूर दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों में तक कौन पहुँचाता है। तो कोशिकाएं से ले जाने का काम कौन करता है, एक्सॉन। ठीक है, हाँ। अब दूसरे न्यूरॉन में कहा जाए तो वहाँ पर क्या होगा, अभी तो यहाँ कोशिकाएं से पूछा है, कोशिकाएं से दूर एक्सॉन से होकर ही जाता है। और एक्सॉन से जब टर्मिनल से बाहर निकलेगा तब तो उसको कौन ग्रहण करेगा, डेंड्राइट्स। तो अभी क्वेश्चन हमारा कोशिकाएं से केवल संबंधित।
अब कह रहा डेंड्राइट्स यानी द्रुमिका का सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो सामान्य लंबाई जो होता है उसका लगभग 2 माइक्रोमीटर होता है और इसकी संख्या लगभग हर न्यूरॉन में 5 से 7 होता है। आगे है किस प्रकार के न्यूरॉन में आवेग का संचरण सबसे तेज होता है? तो यहाँ समझना है नॉन माइलिनेटेड का मतलब जो उसका प्रकाश होता है यानी एक्सॉन होता है उसके ऊपर इस तरह का कवच देखते हैं, इसी को बोला जाता है माइलिन आवरण। अब बीच में खाली जगह होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड, मतलब वहाँ पर क्या है इस तरह का आवरण नहीं है, इसको नॉन माइलिनेटेड बोला जाएगा और इसको जिस पे है उसको बोला जाएगा माइलिनेटेड। और फिर ऑप्शन यही 3 है, 1, 2 और 3, A, B, C और समान कोशिका। अब ध्यान देना है कि आवेग जहाँ पर ये माइलिनेटेड है इसका काम होता है ये रक्षी आवरण के रूप में भी काम करता है और तेजी भी लाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा माइलिनेटेड, ठीक है। क्योंकि जहाँ माइलिनेटेड नहीं होगा वहाँ पर थोड़ा आवेग क्या होता है धीमा पड़ जाता है। अपना एक समान न्यूरॉन में डेंड्राइट की संख्या लगभग कितनी होती है? तुरंत बता दें कितना होता है? 5 से 7 संख्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से 9 से 12 है। तो एक्सॉन का अंतिम भाग में जिससे फूल जैसा यानी जो गोलाकार संरचना होता है उसको क्या बोला जाता है? तो जो फूल जैसी संरचना होता है उसको सिनेप्टिक लोब बोला जाता है, पहले होता है जो जिसमें क्या होता है भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। हर टॉपिक से हम जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब डाला गया है, इसलिए कोई न्यूरॉन आ रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं है। अब पर उसी का जस्ट अगला क्वेश्चन बोल दिया कि सिनेप्टिक लोब में पाए जाने वाले रासायनिक को क्या बोलते हैं? तो अभी बताएं क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर इसको बोल दिया जाता है। आगे है कि डेंड्राइट्स के साइटोप्लाज्म में यानी डेंड्राइट्स के साइटोप्लाज्म में कौन सा विशिष्ट कण पाया जाता है? तो इनमें से एक को नहीं पढ़े हैं हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा? मीजल्स कण। ये पाया जाता है कोशिकाएं में भी पाया जाता है, ये बात ध्यान में रखना है, मेन कोशिकाएं में ही पाया जाता है। अगर साइटोन का कोशिका द्रव तो क्या कहा जाएगा? ये पहले भी बताए थे कि साइटोन का को बोलते हैं नियोप्लाज्म और प्रकाश का एक्सोप्लाज्म। तो बोला जाएगा साइटोन यानी कोशिकाएं में जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलेंगे? तो नियोप्लाज्म। और प्रकाश में पूछा जाएगा तो उसको एक्सोप्लाज्म। अब आ जाता है 13 से 16। तो एक्सॉन साइटोन के जिस फूले हुए भाग से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ क्वेश्चन वो नहीं बोला कि एक्सॉन से जो निकला है फूला होगा, इस तरह साइटोन यानी साइटोन मैंने यही इस तरह से हमारा जो संरचना था, तो यहाँ से इस तरह जब एक्सॉन निकल रहा है तो यहाँ पर वाला भाग चौड़ा होता है। इस चौड़ा भाग के बारे में पूछ रहा है कि किस क्या कहते हैं? तो बताया इसके बारे में क्या बोला जाता है? एक्सॉन हिल लोब इसको बोला जाता है, क्योंकि जस्ट कोशिका से निकलता है एक्सॉन जहाँ शुरू होता है तो शुरुआत में हल्का मोटा पाया जाता है, उसी फूला हुआ भाग को बोला जाता है क्या बोलेंगे? एक्सॉन हिल लोब। अब एक्सॉन में उपस्थित कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत बता दें क्या बोला जाएगा? एक्सोप्लाज्म। अब इसकी मोटाई पूछ रहा है कि एक्सॉन की मोटाई सामान्यतः कितने माइक्रोमीटर होती है? सिंपल है, हमारा ऑप्शन नंबर होगा 1 से 20। इसको याद रखना है 1 से 20 माइक्रोमीटर। अगर एक्सॉन के बाहरी भाग पर पाई जाने वाली वसा सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? इसके ऊपर जो परत अभी जिसका जिक्र किए थे ऊपर परत होता है उस परत को क्या बोलेंगे? माइलिन आवरण। इसका कार्य पूछेगा तो यही रखेंगे, रक्षी आवरण के रूप में काम करता है यानी प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है और आवेग में विद्युत आवेग में तेजी भी लाता है। अब है कि माइलिन आवरण के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है? यानी खाली जो जगह होता है तो वहाँ क्या होगा? सिनेप्टिक दरार तो बोल नहीं सकते हैं, सिनेप्टिक लास्ट में होता है, एक्सॉन में शुरुआत में होता है, रेनवियर नोड, ठीक है। यही हम बोलेंगे वहाँ पर क्या पाया जाता है? रेनवियर। ये भी क्या करता है? आवेग को गति को बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ क्वेश्चन जो है अभी समझना है ध्यान से, विश्राम की स्थिति में यानी हमारा अगर बोले थे कि जब विश्राम अवस्था में होता है तो अंदर निगेटिव चार्ज होता है और बाहर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो अगर विश्राम की स्थिति में न्यूरॉन की झिल्ली इस आयन के लिए अधिक पारगम्य होता है, यानी विश्राम होता है तो इसमें कौन सा आयन ज़्यादा मात्रा में आता है? तो याद रखें हम कहे थे कि जब विश्राम अवस्था में है या
जब विद्युत आवेग नहीं है उस स्थिति में सोडियम हमेशा 3 गो बाहर जाता है। सोडियम क्या होगा, 3 गो बाहर जाता है और पोटेशियम आता है। तो आने के लिए सबसे परागम किसके लिए है, पोटेशियम आया, फिर उसमें पोटेशियम आता है भर के। हम ऑप्शन मार देंगे क्या, ऑप्शन नंबर पोटेशियम आया। अब जब न्यूरॉन में इधर से क्वेश्चन समझना है बदलेगा, किसी आवेग का संचालन नहीं हो रहा था, और जब आवेग का संचालन हो ये नहीं रहा है तो उसी स्थिति में क्या बोलेंगे, नॉर्मल है, आराम की स्थिति। संचालन होगा तो क्या होगा, सक्रिय स्थिति। अगर ध्रुवित और विध्रुवित बोला जाए, ठीक है, तो याद रखना है विध्रुवित मतलब होता है आवेग का संचालन हो रहा है, और ध्रुवित मतलब होता है अंदर में आवेग का संचालन नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो कंडीशन अभी दिखाएंगे, आवेग का संचालन नहीं हो रहा है, ये कंडीशन को बोला जाता है ध्रुवित यानी पोलराइड, ध्रुवित। वही जब क्या होगा, कोई आवेग आएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस धनात्मक नीचे आ जाएगा, ऋणात्मक ऊपर, उस स्थिति को बोलेंगे द्विध्रुवित या अध्रुवित। ठीक है, मतलब नॉर्मल ऐसे याद रखेंगे, जिसे अभी याद किए का है आराम की स्थिति और सक्रिय स्थिति। तो कुछ हो ही नहीं रहा था आराम करेगा, कुछ होगा तो आराम नहीं करेगा, सक्रिय हो जाएगा। 20 नंबर सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय परिवहन द्वारा आयनों की विनिमय कैसे करता है। तो ऑप्शन है पहले कि 2 सोडियम बाहर 3 पोटेशियम अंदर, फिर है 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, फिर है 1 सोडियम अंदर 1 पोटेशियम बाहर, फिर 3 सोडियम बाहर और 3 पोटेशियम अंदर। ये ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 3 सोडियम बाहर भी अंदर आए थे और 2 सोडियम क्या होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ से होता है 21 से 24, अभी भी निर्वाण से क्वेश्चन अब नहीं लगभग खत्म होने वाला है। अब उद्दीपक से क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि हर टॉपिक से एक और क्वेश्चन मिल गया। विश्राम अवस्था में रेस्ट जब है तो न्यूरॉन के आंतरिक दीवार पे कौन सा विद्युत आवेश होता है। अभी कौन सा बनाए थे जब विश्राम में था, तो अंदर में क्या था, प्लस माइनस, माइनस था, यानी कौन सा आवेश होता है, नकारात्मक। ठीक है, अब कह रहा है उत्तेजना लागू होने पर झिल्ली के अचानक किस आयन के लिए स्वतंत्र रूप से परागम हो जाती है। अब कह रहा है जब उसमें क्या उत्तेजना शामिल हो गया तब उसमें कौन सा जल्दी जल्दी आने लगता है, कौन आता है, सोडियम। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। आगे है जब न्यूरॉन की झिल्ली ध्रुवीकृत पोलराइज होती है। पोलराइज का मतलब बताया था, जब अंदर में क्या है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, बाहर में क्या है, तो कह रहा है कि जब न्यूरॉन झिल्ली ध्रुवीकृत होती है तो विभवांतर को क्या कहते हैं। जब कह रहा है जब विश्राम में है तो क्या कह रहा है, क्रियात्मक विभव, विश्राम क्षमता, सक्रिय विभव या जैव विभव, ये किस कौन सा हो जाएगा, विश्राम में होगा क्योंकि ध्रुवीकृत है, मतलब विश्राम की अवस्था में है। अब कह रहा है सोडियम आयनों की तेजी से कोशिका में प्रवेश करने पर झिल्ली की स्थिति कैसी हो जाती है। हम बोले थे जैसी साइन चेंज होगा तो ध्रुवीकृत से क्या हो जाएगा, ध्रुवीकृत होगा, यानी कि कौन ऑप्शन होगा, पुनः ध्रुवीकृत, ये गलती हो जाएगा, ध्रुवीकृत का ये था। फिर है अब यहाँ हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, मैंने सही लिखा है, इसका मतलब होता है बी ध्रुवी यानी बी पोलराइज। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी साइन चेंज होगा, जब उत्तेजना आएगा उसको बोलेंगे डी पोलराइज, यानी बी ध्रुवीकृत या अध्रुवीकृत। उसी को बोला है विद्युत, मतलब कि विद्युत सत्ता आ जाएगा। ये हमारा 24 को हो गया। अब देखते हैं कर रहे हैं विद्युत स्थल पर, यानी जब विद्युत है स्थापित होने वाले त्वरित विभवांतर को अब क्या कहें। तो कह रहा है कि अब जब विद्युत है उस समय का जो विभवांतर होगा, यानी कि जो तो विभवांतर का मतलब होता है विभव में बदलाव, वही यानी प्लस से माइनस होना, वही का। तो कह उस समय क्या बोलेंगे, विश्राम क्षमता, तंत्रिका आवेग या क्रिया क्षमता, दूसरा है स्थैतिक मानी स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत। तो इसमें हम जानते हैं विश्राम होगा नहीं, स्थिर विद्युत भी नहीं होगा, स्थिर विद्युत मतलब वही है कि एक जगह रुका हुआ है वो भी नहीं होगा, घर्षण से कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो कौन आ जाएगा, तंत्रिका आवेग उसी को बोला जाता है। ठीक है, आवेग के रूप में बनेगा तब ना तेजी से जाएगा जी। आगे है उचित प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न अंगों को एक साथ मिलकर व्यवस्थित कार्य करना।
क्या कहलाता है, हम जानते हैं उसी को बोलते हैं उचित प्रक्रिया विभिन्न अंगों को एक साथ मिलकर काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, उसको बोला जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 पर मानव न्यूरॉन में विद्युत आवेग की गति लगभग कितनी होती है, इसके बारे में बताया कितना होता है, 100 से 120 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे है जंतुओं के नियंत्रण और समन्वय मुख्य रूप से किन दो तंत्रों के द्वारा होता है। तो जंतुओं में बात कर रहा था, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और हमारा हार्मोन शामिल होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां उसमें शामिल होती है। अब पादप में पूछेगा तो केवल उसमें हार्मोन होता है, उसमें तंत्रिका नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। यानी अंतःस्रावी तंत्र का मतलब है कि इसी से हार्मोन का निष्कासन होता है जो कि नालिका विहीन होती है, डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन मिल जाता है। अब आगे है 29 नंबर में करें पौधा में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा किया जाता है। तो पौधा में जो नियंत्रण और समन्वय है किसके द्वारा किया जाएगा, ए या बी खाली पड़ता है, पढ़ा नहीं आता है खतरा है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा था खाली पढ़ा ये बोलो ना रासायनिक पदार्थ ए बी सी डी क्यों। पौधा में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा किया जाता है, केवल और केवल रासायनिक पदार्थ हो रहा है, बाकी सभी कुछ हो उसमें नहीं होता। तो एक बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव को अनुक्रिया करते हैं, यानी बाहर में कुछ भी घटित होता है जब हम उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं या एक्शन लेते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है। पहला आंसर इससे मिलेगा उद्दीपन, उसी को फिर कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे जिस के प्रति जो घटना घट रहा है, जिसके चलते हम कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस वस्तु को या वस्तु है चाहे कोई भी चीज़ हो, उसी को बोला जाता है उद्दीपक, ठीक है। और प्रक्रिया जिससे फलस्वरूप हम क्या करते हैं, उत्तर दे रहे हैं, उस घटना को बोला जाता है उद्दीपक। बाहरी वातावरण से उत्तेजनाओं या सूचनाओं को ग्रहण करने वाले अंगों को क्या कहा जाता है। तो बाहर से जो ग्रहण करेगा, तो ग्रहण मतलब क्या, साफ पता चल रहा है ग्राह्य, रिसेप्टर, रिसेप्टर में क्या होता है, ग्रहण करने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका ध्वनि का पता लगा, इस नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्वनि का पता लगाने के लिए कानों में किस विशिष्ट ग्राही मौजूद है। तो कान में जो ग्राही है ध्वनि ग्रहण कर रहा है उसका नाम क्या होगा, ध्वनि ग्राही। प्रकाश ग्रहण करेगा तो प्रकाश ग्राही, स्वाद कर है तो स्वाद ग्राही, ठीक है। स्पर्श कोई चीज कर रहा है स्पर्श ग्राही, और कोई से सूंघ रहा है तो उसको घ्राण, ठीक है, ग्राही। अब कह रहा है कि गंध का पता लगाने के लिए, यानी सूंघने वाला आ गया तो गंध का क्या होगा, घ्राण ग्राही। स्वाद मतलब क्या है, कोई टेस्ट कर रहा है। ग्राही को यानी संवेदी अंगों से अब समझना है, जैसे हम कोई चीज टच करते हैं सबसे ग्राही अंग क्या करता है, सबसे पहले अनुभव करता है, उस अनुभव को ले जाने वाली तंत्रिका का नाम पूछा है। तो प्रेरक तंत्रिका पहला ऑप्शन है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेरक तंत्रिका ले नहीं जाता है। जो भी हमारा मेरुरज्जु चाहे मस्तिष्क में डिसीजन होता है या निर्णय लिया जाता है, उस चीज को लेकर फिर से वापस आता है, ये नहीं हो जाएगा। संवेदी तंत्रिका यानी यही ऑप्शन क्या होगा, सही। यानी ग्राही अंग से हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक जो भी सूचना ले जाने का काम करता है उस तंत्रिका का नाम क्या है, संवेदी तंत्रिका। और उधर से वापस आने वाला पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, प्रेरक तंत्रिका। अगर स्वाद पता लगाने के लिए हमारी जीभ में उपस्थित ग्राही का नाम क्या है, स्वाद ग्राही। अब कह रहा है कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु के आदेशों को मांसपेशी या ग्रंथियों तक ले जाने वाली तंत्रिका, यानी मेरुरज्जु से वापस जा रहा है ना, तो वापस लाने वाले को बोलेंगे हमेशा हम क्या, प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर न्यूरॉन जिसको बोला जाता है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण किन अंगों से होना था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मात्र दो ही चीज शामिल होते हैं, दिमाग और जिसको मेरुरज्जु कहा जाता है। कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में दिमाग का भार कितना होता है, चलो बता। तो दिमाग का भार कितना है, 20 ग्राम के दिमाग, 20 ग्राम के दिमाग में 20 ग्राम के ऊपर शरीर के बाल होता है,
कितना है? 12 से 14 ग्राम पड़ता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे इसका निर्माण बताया था कि मस्तिष्क से निकलने वाली कुछ तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी से जो निकलता है 31 जोड़ी तंत्रिका, उसको मस्तिष्क जोड़ी से 12 हुआ, इससे 31। और उसके अलावा रीढ़ की हड्डी में से बहुत पतला पतला क्या होता है तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसको अंतरांग तंत्रिका बोला जाता है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी, रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी और रीढ़ की हड्डी से जो पतला निकलता है अंतरांग तंत्रिका, तीनों को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ बोला है कि कपाल तंत्रिका और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगला में क्या है, कह रहा है कि मस्तिष्क का एक हिस्सा, ये साफा गलत है। स्वायत्त तंत्रिकाएं, तो स्वायत्त तंत्रिकाएं इसका भाग होता है परिधीय तंत्रिका का, ये भी गलत। कह रहा है केवल प्रेरक न्यूरॉन, तो अकेले कोई न्यूरॉन कुछ नहीं कर सकता। मानव मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाने के लिए हड्डियों को कड़े बॉक्स में रखा जाता है। मस्तिष्क को मैंने कड़े बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स में क्या कहते हैं? खोपड़ी, यानी क्या बोलते हैं इसको? कपाल है। इसको इंग्लिश में क्रेनियम हड्डी, जो कि 8 प्रकार के हड्डियों से हमारा बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग टुकड़ा है तो होता है। अब यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन जो है मस्तिष्क से रिलेटेड है सुरक्षा। आगे है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर पाई जाने वाली 3 सुरात्मक झिल्ली को क्या बोलते हैं? सबको पता क्या होगा? मेनिंजेस। ठीक है, ये 3 होता है और इसमें द्रव भी भरा होता है, जो कि बाहरी चोट जैसी पड़ता है उस चोट को सोख लेता है। उससे क्वेश्चन हुई करेगा। तो अगले है मेनिंजेस झिल्लियों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है जो झटकों को सोख लेता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेरेब्रोस्पाइनल लिक्विड होता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, बाकी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदी में कर दिया है। तो ये द्रव जो होता है जैसी चोट वगैरह लगता है तो सुरक्षा देने के लिए मतलब क्या करता है? चोट का प्रभाव कम करता है। यानी मस्तिष्क जो है काफी नाजुक चीज होता है, इसलिए पहले खोपड़ी है, उसके बाद 3 झिल्ली वाला क्या है? परत है, जिसको मेनिंजेस बोलेंगे। उसके बाद भी हमारे पास क्या है? द्रव भरा हुआ है ताकि चोट को सोखा जा सके। मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया? तो मस्तिष्क के बारे में हम पढ़े थे 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो कौन सा भाग कितना भाग हो जाएगा? 3। पूरे मस्तिष्क के लगभग 2/3 भाग, सबसे बड़ा भाग कौन होता है? यहाँ ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क होता है 2/3 परसेंटेज पूछेगा तो लगभग 66% होता है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब अग्र मस्तिष्क जो होता है तब कौन सा प्रमुख भाग बुद्धिमत्ता, चेतना और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है? तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यही होता है। तो हमारा इसमें सिंपल है, तो मेडुला तो पश्च मस्तिष्क का भाग, ये ऑप्शन इसकी गलती। कार्पोरा मध्य मस्तिष्क का भाग है, ये कौन ऑप्शन हो गया? सेरेब्रम। यानी कि यही जो होता है यादाश्त वगैरह जो भी है, चिंता मग्न करने वाला काम किसका होता है? सेरेब्रम का। हमारे भूख, प्यास, प्यार, घृणा और शारीरिक अंतर माने शरीर के अंदरूनी चीजों का अनुभव किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? घृणा वगैरह का हाइपोथैलेमस। और बाहरी के लिए पूछा जाएगा तो थैलेमस। तो पर मस्तिष्क का कौन सा, जैसे दर्द, ठंडा, मतलब बाहरी पर्यावरण में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका अनुभव कौन कराता है? तो हमारा हो जाएगा थैलेमस। ठीक है, आगे है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? ये भी काम जो है हाइपोथैलेमस का ही। अब पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेंडुकल, किसका भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। उसके बाद देखेंगे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मतलब यह है कि श्रवण और दृश्य जैसी क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा हो जाएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क। अब कह रहा है कि 51 नंबर में सेरेब्रम जो होता है, जो पहला भाग होता है मस्तिष्क के स्तंभ से जुड़ने वाले, यानी कि हमारा जो है हम लोग देखे थे कि सेरेब्रम
को जो मध्य मस्तिष्क से जोड़ता है। अब सेरेब्रम और मस्तिष्क के स्तंभ से जुड़ने वाले दो डंडलनुमा तंत्रिका तंतु को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा सेरेब्रल पेंडुकल्स ही होता है कि जो हमारे पास क्या प्रमस्तिष्क को, जो मस्तिष्क का स्तंभ है इधर होता है, उसको जोड़ने का काम करता है। तो याद रखें सेरेब्रल पेंडुकल्स। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं इसका, इसलिए नहीं पूछा जाता। अब पश्च मस्तिष्क का एक वाउंड नाम क्या होगा? तो अनुमस्तिष्क, ठीक है, क्योंकि अनु मतलब पीछे होता है। आगे है कह रहे कि हमारा सीधा चलना